गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं बिलियन चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 है। बहुत आसान चैप्टर है। बिलियन से रिलेटेड बातें होंगी इसमें। कितने टाइप के बिलियन होते हैं, कंसंट्रेशन कैसे नापते हैं, और जो गैस है उसको लिक्विड में कैसे सॉल्युबल करते हैं, उससे रिलेटेड हेनरी का लॉ है। और फिर बिलियंस के टाइप्स हैं। आदर्श बिलियन क्या होता है, अनादर्श बिलियन क्या होता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर समाप्त होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, उनको देखेंगे हम। तो नंबर 1 है सबसे पहले परिभाषा। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? सिंपल है। बिलियन सपोज जैसे ए और बी दो कंपोनेंट है, ए और बी से मिलके ए बी एक बिलियन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और इस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। तो एक अगर कम मात्रा में होगा, लेसर अमाउंट में, तो वो कहलाएगा सॉल्यूट। और जो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट है इसकी, मोर अमाउंट, तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। सॉल्यूट ठोस, द्रव, गैस कोई हो सकता है। ये हम इसके टाइप में डिस्कस करेंगे। तो जनरली अगर इन 2 और मोर, दो या दो से अधिक अगर सब्सटेंस हैं, या इनको पदार्थ कहेंगे, ये जो पदार्थ हैं ये आपस में इनका जो मिश्रण बनता है, और वो अगर होमोजीनियस है, समांग है, होमोजीनियस, तो उस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। इफ़ टू और मोर सब्सटेंस जो आपस में केमिकली रिएक्ट न करे एंड देन फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, समांग मिश्रण बनाए, तो वो क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। वो बिलियन कहलाता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जनरली मैं 2 की बात करूँगा। ए और प्लस बी ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक समांग बनाएंगे, होमोजीनियस। आपस में इन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कहलाएगा। अब जनरली हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। वैसे तो टर्नरी का मतलब तिरंगी सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन हम केवल दो ही कंपोनेंट का डिस्कस करेंगे। तो जो कम मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, जो अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो डिफिनेशन होगा कि अगर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट न करें केमिकली और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा सॉल्यूशन में टाइप पढ़ने से पहले एक चीज़ है, सेचुरेटेड, संतृप्त बिलियन क्या होते हैं, और असंतृप्त बिलियन क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 2 सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, आते कई बार। तो सेचुरेटेड का मतलब होता है कि अब उसमें हम सॉल्यूट की मात्रा को किसी फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर होगा, और उसमें सॉल्यूट की मात्रा को और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्वेंट में। इसका मतलब उसमें हम और ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं। इसका मतलब सेचुरेटेड हो गया, वो संतृप्त हो गया है, जिसमें सॉल्यूट को किसी फिक्स टेम्परेचर पे अब और ज़्यादा न घोल पाए हम किसी सॉल्वेंट में, तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त बिलियन। अनसेचुरेटेड क्या होता है कि अभी हम उसमें सॉल्यूट को और डिजोल्व कर सकते हैं, अभी वो अनसेचुरेटेड है, मतलब उसमें और ज़्यादा मात्रा घोल सकते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त बिलियन कहते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, सेकेंड टॉपिक है टाइप्स, बिलियन के प्रकार। तो जनरली 9 टाइप के बिलियन होते हैं, 9 प्रकार के। ठोस, द्रव और गैस में उसको डिजोल्व करेंगे। ठोस, द्रव और गैस में, तो यहाँ पे लिखिए पहला, इसको बनाए ऐसे, बिलियन का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे लिखिए सॉल्यूट, बिलियन क्या होगा,
यहाँ पर लिखिए विलायक, इस कॉलम में कॉलम बना एक प्रकार का, और यहाँ आ जाएगा उसके एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की टाइप। तो पहला फर्स्ट, जैसे पहला है गैस, गैस का विलयन, इसको कहेंगे गैस, गैस का। तो विलेय गैस होगा और विलायक भी क्या होगा, गैस होगा। सिंपल है। नंबर 1, गैस, गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्यूट भी गैस होगा। और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होगा इसका जैसे ईयर है। अब ईयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और अदर्स गैसें भी, प्लस अदर गैसें। तो विलेय सॉल्यूट, सॉल्यूट इसमें गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, यानी नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया और नाइट्रोजन में ये छोटी छोटी जो परसेंटेज वाली गैस हैं ये मिक्स हो रखी हैं। तो ये आ जाएगा गैस, गैस सॉल्यूशन। सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। दूसरा, गैस द्रव, यानी विलेय गैस होगा और विलायक द्रव होगा। विलायक ज़्यादा है तो जैसे इसमें आ जाता है सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में तुमने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी इसमें, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस क्या होती है, उस लिक्विड में डिजॉल्व होती है। गैस को डिजॉल्व करना है लिक्विड में, तो गैस द्रव का विलयन, सोडा वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। इसके अलावा तीसरा है गैस सॉलिड, गैस और ठोस, यानी गैस सॉलिड। तो सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट हो गया, ठोस हो गया, गैस और ठोस। तो जैसे पैलेडियम पे हमने हाइड्रोजन गैस को डिजॉल्व करना, ये कैटलिस्ट है, ये उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, गैस और ठोस। पैलेडियम मेटल हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया, इसका मतलब गैस ठोस का सॉल्यूशन है, गैस ठोस का सॉल्यूशन, पैलेडियम प्लस H2। या हाइड्रोजन गैस को निकिल कैटलिस्ट में, निकिल मेटल में एब्जॉर्ब कराएंगे, तो ये भी एक कैटलिस्ट है। हाइड्रोजन गैस को निकिल में एब्जॉर्ब कराना है और पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराना है, तो कैटलिस्ट में काम आता है ये, इसलिए एक प्रकार का सॉल्यूशन हो गया ये। चौथा है द्रव गैस। अब द्रव क्या है, विलेय है, सॉल्यूट है, और गैस क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी गैस ज़्यादा है और द्रव कम है। तो ये आएगा जैसे ईयर में, वायु में जल वाष्प। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पतीले में पानी को गर्म करेंगे तो ऊपर ईयर है और जो इसकी वेपर्स आएंगी खौलने के बाद, बॉयल होने के बाद, तो जल वाष्प कहाँ जाएंगी, ईयर में जाएंगी। तो किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड गैस का। लिक्विड उसमें सॉल्यूट है और गैस उसमें सॉल्वेंट है। पांचवा, द्रव, द्रव का विलयन। द्रव गैस हो गया, द्रव द्रव, सिंपल है। द्रव भी सॉल्यूट और द्रव सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल का विलयन। वाटर को हमने एल्कोहल में डिजोल्व करना है, एथिल एल्कोहल को, तो आ गया द्रव, द्रव का विलयन, सिंपल है ये वाला। छठा है द्रव ठोस। द्रव सॉल्यूट और ठोस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। द्रव को ठोस में डिजोल्व करना है, तो जैसे मरकरी को औरम में, सोने में पारा मिलाएंगे हम, गोल्ड में हम अमलगम मिलाएंगे, गोल्ड में अमलगम मिलाएंगे। या कॉपर सल्फेट 5H2O, इसमें क्या है, ये ठोस ज़्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल कम है, इसको बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल। इसमें वाटर की मॉलिक्यूल कम, वाटर कम होता है लेकिन सॉलिड ज़्यादा होता है, वाटर की क्रिस्टल। और गोल्ड में मरकरी, ये भी लिक्विड
सॉलिड का एग्जाम्पल है लिक्विड और सॉलिड। सातवां है ठोस और गैस। ठोस और गैस, ठोस हो गया सॉल्यूट और गैस हो गया सॉल्वेंट। अब जैसे ये है, जैसे स्मोक है, धुआं, तो धुआं इज ए टाइप ऑफ सॉलिड गैस, क्योंकि गैस ज़्यादा है और जो इसमें पार्टिकल हैं जो जल रहे हैं वो कम है। धुआं ज़्यादा आता है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें धुआं ज़्यादा आएगा और पार्टिकल कम होते हैं। इसके अलावा जैसे NH4Cl, ये जो सब्लिमेट सब्सटेंस है, NH4Cl का ऊर्ध्वापतन सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया। आयोडीन और कपूर। आठवां है ठोस और द्रव। ठोस और द्रव आसान है, ठोस को हमने द्रव में डिजोल्व करना है। तो जैसे मैंने चीनी को डिजोल्व कर दिया, चीनी और वाटर, चीनी प्लस वाटर, और ये हो जाएगा नमक प्लस वाटर, नमक और वाटर, चीनी और वाटर, सिंपल है। नौवां है ठोस, ये ठोस हो जाएगा और ये ठोस हो जाएगा, दोनों ठोस है। तांबे में जिंक, जैसे पीतल है। अब पूछता वो पीतल किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, तो पीतल में दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं, तांबा सॉलिड है और जिंक सॉलिड है। 30% ये हो जाएगा और 70% तांबा है। तो तांबे में जिंक इन कॉपर, तो कौन सी मिक्स मेटल बनती है, पीतल बनता है, ब्रास। तो ये हो गए हैं 9 टाइप के सॉल्यूशन हैं। ये आसान, इनको देख लेना थोड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, गैस और ठोस का सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूट है और ठोस सॉल्वेंट है। यदि ठोस ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा, गैस कम है और ये जो मेटल की परत है, मेटल ज़्यादा है। एक है द्रव ठोस, द्रव कम है और ठोस ज़्यादा है। तो ये कॉपर सल्फेट, जो ये हाइड्रेटेड वाले रहते हैं, CaSO4 2H2 भी आ सकता है, या कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट, इस टाइप के हो सकते हैं जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट है बिलियनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर 1 है ग्राम पर लीटर, कैसे नापते हैं उनको। इस टॉपिक का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो कितने लीटर में कितना ग्राम मिलाएंगे हम, बहुत सारी यूनिट होती है इसकी नापने की। नंबर 2 है मोलरता, तीसरा है मोललता, चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट, ये है मोलरिटी, ये है मोलिलिटी, ये है मास परसेंट, पांचवा है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट, और छठा है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा नॉर्मलता भी है, लेकिन वो हम देख लेंगे उसको। एक और लास्ट 7वां ppm, पार्ट्स पर मिलियन, सबसे छोटी यूनिट 10⁻6 में हम इसको नापते हैं, 10⁻6 मिलियन में, इस तरीके से। तो ये बिलियनों की सांद्रता है, नापने की यूनिट है कुछ। किस तरीके से हम बिलियन बनाते हैं, मोललता, द्रव्यमान परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ppm,
ग्राम पर लीटर। तो ग्राम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राम पर लीटर क्या होता है। ग्राम पर लीटर का मतलब होता है कि कितना ग्राम, जैसे हमने NaCl को डिजोल्व करना है, तो सपोज इसका 4 ग्राम डिजोल्व कर दिया हमने 500 ml में। अब मैं पूछूंगा इसका ग्राम पर लीटर में कितनी सांद्रता होगी। तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता निकालेंगे तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर 4/500/1000 लीटर में निकालना है। तो ग्राम पर लीटर में इसकी कंसंट्रेशन 500 दूनी 1000, 4 दूनी 8 ग्राम पर लीटर में आ जाएगा 8 ग्राम पर लीटर। ये इसकी कंसंट्रेशन है। माना हमने 4 ग्राम NaCl को 500 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया है। अब उस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, वो ग्राम में उसका वेट और उसका वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का। 500 है तो उसको लीटर में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब 8 ग्राम पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की। 1 लीटर मतलब 8 ग्राम। जब 500 में 4 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा, 8 ग्राम। तो ये इसकी कंसंट्रेशन है। दूसरा है मोलरता। सेकंड है मोलरता, मोलरिटी। ये ठीक वही है जैसे 11th के टॉपिक हैं कुछ। तो मोलरिटी में क्या होता है कि कोई सॉल्यूट है जिसको बिले कहते हैं, सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे 1 लीटर सॉल्वेंट में। तो अगर किसी सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी निकालनी है, तो क्या होता है कि किसी सॉल्यूट का 1 ग्राम मोल अगर डिजोल्व है 1 लीटर में, तो वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैपिटल M से डिजोल्व वो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होगा वो। मतलब कोई सॉल्यूट है और उसका वेट बटे मोलर मास से उसको भाग देंगे और बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो ये इसकी मोलरिटी कहलाती है। माना जैसे 4 ग्राम NaOH, क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में डिजोल्व करके 1 बिलियन बनाया गया। तो इसकी मोलरिटी निकाले तो सीधा हो जाएगा M बराबर 4/40। 40 कहाँ से आया, 40 मोलर मास है NaOH का, 23 सोडियम का, 16 इसका ऑक्सीजन का, +1 इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, बटे अब 250 ml वाटर है तो 250 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 250 चक्कू ये हो जाएगा 4 से इसको काट दो 10 बार, हो जाएगा M बराबर 0.4 ग्राम मोल पर लीटर। ये इसकी कंसंट्रेशन है मोलरिटी में 0.4 ग्राम मोल पर लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH को हमने 250 ml वाटर में डिजोल्व करना है और 1 बिलियन बनाना है। तो उस बिलियन की मोलरिटी क्या हो जाएगी, उस बिलियन की मोलरिटी हो जाएगी 4/40/250/1000, तो 0.4 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा है मोललता। अब मोललता क्या होता है, मोलेलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अच्छा ये भी क्या है, ये सॉल्यूट क्या होता है ग्राम में, तो हम इसका सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। मोललता किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी बराबर होती है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर किसी सॉल्यूट को
किसी सॉल्यूशन की मोलिटी क्या होती है, इस सॉल्यूशन के ग्राम मोल को, सॉल्यूट के ग्राम मोल को इफ़ डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट देन कॉल्ड मोलिटी, उस सॉल्यूशन की मोलिटी कहलाती है। किसी सॉल्यूट को अगर हमने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया तो उसकी मोलिटी कहलाती है। अच्छा, ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है क्योंकि ये सॉल्वेंट किसमें, केजी में है, और जो मोलरता है, जो मोलिटी है, वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। तो सबसे अच्छी इकाई कौन सी है, मोलिटी है। किसी सॉल्यूशन की सबसे अच्छी बेस्ट जो यूनिट है वो क्या है, मोलिटी। तो जैसे मैं, यही वाला सवाल है, 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया, वाटर में विलेय है। 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में विलेय है, तो उस विलयन की क्या निकाले, मोलिटी निकाले। तो हो जाएगा मोलता M, स्मॉल m है, तो स्मॉल m मोलता इक्वल टू हो जाएगा 4/40 और 100/1000, 100/1000 10 बार, 10 को 40, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू 1 ग्राम मोल पर केजी। ये इसकी मोलिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में होता है। तो 100 ग्राम था वाटर, इसी टाइप क्वेश्चन था, 100 ग्राम वाटर है तो 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इससे कट जाएगा 10 बार, 10 से 40, 4 बार, 4 एकम 4, 1 ग्राम मोल पर केजी, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमें बिलियन का आयतन दिया हो, बिलियन का आयतन और बिलियन का घनत्व दिया हो, डेंसिटी, तो हम वहाँ से बिलियन का क्या निकालेंगे, बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे, बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। और विलेय का द्रव्यमान हमें पता है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का वेट, विलेय का भार। तो बिलियन के द्रव्यमान में से विलेय का भार निकाल देंगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विलायक का भार आ जाएगा। क्योंकि हमें मोलिटी में क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दिया हो और आयतन दिया हो, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, उसका मास निकालेंगे, और फिर विलेय के भार को, सॉल्यूट के मास को घटा के हम क्या निकालेंगे, विलेय का भार निकालेंगे। ये है। इसके अलावा एक और है, चौथा, भार प्रतिशत, इसको बोलते हैं मास परसेंट। अब मास परसेंट क्या हुआ कि जैसे ए और बी दो कंपोनेंट है, और अगर मैंने ए का परसेंटेज निकाल दिया उस सॉल्यूशन में, तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू ए का भार, वेट ऑफ ए, कंपोनेंट ए, और टोटल बिलियन का भार, सीधा सीधा है, इंटू 100। अब ये ग्राम में होते हैं, ये दोनों चीज़ें ग्राम में होती है, इंटू 100। परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करने, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होता क्या है कि अगर हमने 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में कोई भी घटक हो, कोई भी कंपोनेंट हो, ए और बी, उसका वेट और टोटल बिलियन के वेट की परसेंटेज को ए कंपोनेंट का मास परसेंट कहते हैं। 100 ग्राम में कितना उपस्थित है वो, तो इसको कहते हैं मास परसेंट। ऐसे बी का ही होगा, परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी का भार बटे ए प्लस बी का भार इंटू 100। जिससे क्वेश्चन करेंगे तब हम, यानी इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। परसेंटेज वेट से मतलब है किसी कंपोनेंट के वेट को, किसी कंपोनेंट के वेट को अगर हम टोटल कंपोनेंट के वेट को उसको भाग दे देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस कंपोनेंट की परसेंटेज पता चल जाएगी हमें। जैसे ए का निकालेंगे कि उस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में ए का परसेंटेज कितना होगा,
तो ए का वेट को हम टोटल सॉल्यूशन के वेट से भाग देके इंटू 100 कर देंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी टाइप से सेम बी का भी आ जाएगा। तो ये है 5वां है आयतन परसेंट, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट। तो सपोज जैसे लिक्विड में हमने डिजोल्व किया है वी और वी बी, जैसे यहाँ डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी था, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, तो वैसे क्या आ जाएगा, वी और वी बी को हमने आयतन में मिला रखा है 100 ml में। तो 100 ml बिलियन में किसी कंपोनेंट की आयतन परसेंट कितना होगा, वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए बटे टोटल वी ए प्लस वी बी इंटू 100। सेम जैसे हमने वेट का किया था, मास परसेंट निकाला था, सेम ऐसे वॉल्यूम का हो जाएगा। देखो वेट में डब्ल्यू आ गया, यहाँ वी ए आ जाएगा। यहाँ एम एल में देखना पड़ता है, वहाँ ग्राम में देखना पड़ता है, 100 ग्राम में, भार में। मास परसेंट में 100 ग्राम देखेंगे, अब वॉल्यूम परसेंट में 100 ml देखेंगे कि 100 ml अगर सॉल्यूशन बना है तो उसमें ए कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, अब बी कंपोनेंट कितना होगा। इसी टाइप से हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, वी बी बटे वी ए प्लस वी बी इंटू 100, इस तरीके से। नेक्स्ट है पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन भाग प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में कंसंट्रेशन चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन का मतलब 10⁻⁶ में। इसका बोलने का मतलब है कि अगर हमने कोई बिलियन है और बिलियन के 10⁻⁶ ml में, 6 ml में 10 लाख में हमने किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है, उस बिलियन की कंसंट्रेशन निकालनी है कि इतने ml में कोई विलेय घुला है, अगर सॉल्यूट है कोई अगर, तो हमने उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता ए की, सपोज ए की निकालनी है, तो ए का भार हो जाएगा, ए का भार बटे हो जाएगा बिलियन का आयतन इंटू 10⁻, इंटू यही भी लिख देता हूँ, इंटू 10⁻⁶ में, 10⁻⁶ में। ये देखें यहाँ पे, अगर हमने ए की कंसंट्रेशन निकालनी है, पीपीएम में निकालनी है इस सॉल्यूशन में, तो ए का भार बटे बिलियन का आयतन और इंटू 10⁻⁶, इंटू 10⁻⁶, तो ये कंसंट्रेशन आएगी ए की। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमने जैसे बाढ़ आती है, जो तो केंद्रीय जल आयोग होते हैं वो जैसे 1 लीटर वाटर में, बरसात के महीनों में 1 लीटर वाटर में कितनी मिट्टी घुली है, 1 लीटर पानी में कितनी मिट्टी घुली है, तो उसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में निकाली जाती है, वहाँ पीपीएम का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जितनी यूनिटें हैं इन सब का यूज़ अलग अलग जगह होता है, जैसे मोलरता मोलिटी का यूज़ लैब में होता है और बड़ी बड़ी लैबों में, ग्राम पर लीटर का यूज़ होता है जहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ उसका यूज़ होता है, और जो सबसे छोटी यूनिट है पीपीएम उसका यूज़ होता है केंद्रीय जल आयोग में। बरसात के महीने में नदियों में 1 लीटर पानी में मिट्टी का एनालिसिस इस तरीके से करते हैं पीपीएम में, उसका भार, मिट्टी का भार बटे बिलियन का आयतन, लीटर में लेते हैं कितना लीटर लिया हमने पानी, इंटू 10⁻⁶ से उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीपीएम में उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। अब इसको डिनोट, जैसे ए और बी दो कंपोनेंट है, तो सपोज ए का मोल अंश है एक्स ए और बी का मोल अंश है एक्स बी। तो जब हम एक्स ए का मान निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, इस तरीके से निकाला जाता है। और एक्स बी बराबर भी एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन होता है क्या है किसी कंपोनेंट का,
उस कंपोनेंट का मूलों की संख्या बटे कुल घटकों के मूलों की संख्या का रेशियो होता है। किसी कंपोनेंट का मूलंश क्या होता है? उस घटक के मूलों की संख्या और टोटल घटकों के मूलों की संख्या का रेशियो क्या कहलाता है? उस घटक का मूलंश कहलाता है। तो जैसे एक घटक है उसका मूलंश हो गया एक्स ए। अच्छा, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो Na होता है, और XA का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, और Na होता है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, Na कैसे निकालते हैं? Na निकालते हैं WA/Ma। इसका मतलब होता है कि A का वेट बटे A का मोलर मास, A का वेट बटे A का मोलर मास, तो Na निकाला जाता है। ठीक इस प्रकार से NB का मान निकालते हैं WB/MB, B का वेट बटे B का मोलर मास, इस तरीके से निकाला जाता है। तो ठीक है, ये मोल अंश वाले इनका कोई यूनिट होता नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी कि अगर हमने XA का मान निकाल दिया, XA की वैल्यू हमें पता चल गई, तो XB को हम क्या करेंगे 1 - XA से घटा के निकाल देंगे। XA का मान पता है तो XB का मान कैसे निकालेंगे 1 - XA, क्योंकि एक से नीचे आते दोनों का मान। XA प्लस XB बराबर इन दोनों का मान 1 के बराबर होता है। दोनों घटकों के मूल अंश का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, इस तरीके से। तो शाम को 7:30 बजे हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो तब मिलते हैं तब।